हेलो एवरीवन, माय नेम इज इशमीत कौर। इस वीडियो में मैं आपको नया आपका सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। एसीसीए प्रोफेशनल लेवल का सब्जेक्ट है ये, ठीक है। जो आपने स्किल्स लेवल पे अपना कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर नंबर F7 किया था उसी का एडवांस वर्जन है, ठीक है। बट जो इसमें इवन इसमें जो टॉपिक्स हैं आपके वो भी समवट सेम है, समवट डिफरेंट है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो आपका टॉपिक है ये आपका 24 ये सब्जेक्ट जो है 24 चैप्टर्स में डिवाइड है, ठीक है। 24 चैप्टर्स में आपका ये डिवाइड है। यहाँ तक आपका लास्ट चैप्टर जो है वो यूके गैप है। अब दूसरी बात, 25th और 26th में उन्होंने रेफरेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स पूछे हुए हैं, ठीक है। ये चैप्टर्स का अब जब आप इंडेक्स देखोगे आपको लगेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कई टॉपिक्स आपने डिटेल में कवर किए हुए हैं। अब जो इस सब्जेक्ट का पर्पस है एसीसीए का डालने का, वो पर्पस ये है कि एसीसीए आपका एनालिसिस पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जज करना चाहता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तक आप क्या कर रहे थे? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तक आपको स्टैंडर्ड में फॉर्मेट दिया था, स्टैंडर्ड बताता था क्या करना है और उसके बाद आप उसको अप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे आपने उनको स्टैंडर्ड्स को अप्लाई तो करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्लस आपने एनालिसिस भी साथ में देना है। मतलब एसीसी आपका एनालिसिस पार्ट जज करना चाहता है यहाँ पे, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं आपको आपका एक तो पेपर पैटर्न बताऊंगी कि किस तरह से पेपर पूछे जाते हैं, किस तरह कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि एक सारे चैप्टर्स का ना मैं आपको ब्रीफ दे दूंगी कि इन चैप्टर्स में ऐसे ऐसी नॉलेज आपको मिलेगी और आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से ये सब्जेक्ट कितना डिफरेंट है वो बताऊंगी, ठीक है। देखो, जो ये वाला सब्जेक्ट है ना फाइनेंस एसबीआर हमारा, वो काफी हद तक रिलेट करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। अगर आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला चैप्टर आपका अच्छी तरह से क्लियर है तो आप ये सब्जेक्ट इजीली कर लोगे, ठीक है। आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए स्टैंडर्ड के, बस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स की ब्रीफिंग से, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद जो आपका सिलेबस का ओवरव्यू दिया हुआ है वो आपकी स्टडी टेक्स्ट की P12 पेज नंबर पे दिया हुआ, ठीक है। एसीसीए ने इसमें एसबीआर में आपका क्या किया, आपके पूरे सब्जेक्ट को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कुछ पार्ट्स हम रीड कर चुके हैं, उसका एडवांस वर्जन इसमें है और कुछ पार्ट्स हमारे लिए नहीं होंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास फंडामेंटल एथिकल एंड प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? हाँ जी, तो ए के आगे ए पार्ट जो है उसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं, कैसे कैसे करने हैं, नहीं होगा तो नहीं करेंगे तो क्या इसके इफेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट है अप्रेजल एंड डिस्कस द एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज इन एडवाइजिंग कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, असेस द रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट आपका पार्ट इसी ए सब हेडिंग का एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है और अनएथिकल बिहेवियर क्या इंक्लूड होगा इस अनएथिकल बिहेवियर में, इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। नेक्स्ट है आपका द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में। देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्या फ्रेमवर्क है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं। इसमें हम मेनली आपकी क्या द एप्लीकेशन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। एप्लीकेशन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ऑफ एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। अब तक आप ये पढ़ते आ रहे थे कि अकाउंटिंग फ्रेमवर्क क्या क्या है, क्या क्या इंक्लूड है, कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन से प्रोसीजर्स हैं। अब हमने ये पढ़ना है इनको अप्लाई कैसे करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या क्या है इनकी, ठीक है। देखो, अभी तक आपने जो पढ़ा, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि एसीसीए में यहाँ पे आपका वो एनालिसिस पार्ट जज करना चाहते हैं, ठीक है। अब आगे है रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए रेंज ऑफ एंटिटीज। ये वाला पार्ट आप काफी हद तक अपने पिछले F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कवर कर चुके हो, ठीक है।
अब हमने इसमें आगे क्या डिस्कस करना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आ गया रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, रेवेन्यू एंटिटी कैसे रिकॉग्नाइज करती है, ये हमने IFRS 15 में आपके पढ़ा था, याद है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक चैप्टर था जिसमें हम 5 स्टेप्स कवर करते थे। 5 स्टेप्स में कौन कौन कब स्टेजेस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते थे, ठीक है। वो वाला पार्ट थोड़ा सा एडवांस्ड है इसमें। Discuss and apply the criteria that must be met before an entity can apply the revenue recognition. ठीक है, ये हमारा 5 steps में ही कवर होता था। Discuss and apply 5 step model which relates to revenue. Apply the criteria for recognition of contract cost of an asset. Discuss and apply the recognition and measurement of revenue including performance obligation satisfied over time or within a period of time. ठीक है, और सेल विद राइट ऑफ रिटर्न, वेरिएबल कंसीडरेशंस, वारंटीज, ये इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा नॉन करंट एसेट्स पे। अब देखो नॉन करंट एसेट्स जो हमने लास्ट अपने सब्जेक्ट में पढ़े थे, वो 2 तरह के नॉन करंट एसेट्स पढ़े थे। कौन कौन से, एक तो आपके टेंजिबल एसेट्स और एक इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। अब टेंजिबल एसेट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, ये सारा हमने उसमें कवर करना है, ठीक है। IAS 16 था आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे बेस्ड, IAS 40 था आपका जो टेंजिबल एसेट, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स पर्पस के लिए हेल्ड कर रखी हैं उन पे था, ठीक है। अब उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स इससे रिलेटेड पढ़े थे IAS 20 में, उसमें क्या ट्रीटमेंट था वो सारा हम दोबारा से नॉन करंट एसेट्स पे बढ़ेंगे बट ऑन एन एडवांस लेवल, ठीक है। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हमने कवर किए थे, जो हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कवर किए थे स्टैंडर्ड, वो थे आपके IAS 32, IFRS 7 और IFRS 9 कवर किया था, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती हैं एक फर्म की, फाइनेंशियल कुछ फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, प्लस इक्विटी कंपोनेंट पढ़ा था कि वो इक्विटी कब मान लिया जाता है, ठीक है। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था। Discuss and apply initial recognition and measurement of financial instruments. Discuss and apply the subsequent measurement of financial assets and financial liabilities. Discuss and apply recognition of financial assets and financial liabilities. Discuss and apply the reclassification of financial assets. जो ये वाला पार्ट था वो आपने FR में नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, शॉर्ट समरी ही थी। उसके बाद अकाउंट फॉर डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिंपल एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, ये भी पार्ट आपके लिए ई पॉइंट भी आपके लिए नया होगा, हमने एफआर में ये कवर नहीं किया हुआ, जो कि हम आपका एसबीआर में कवर करेंगे अब, ठीक है। आउटलाइन एंड अप्लाई द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर हेज अकाउंटिंग एंड अकाउंट फॉर फेयर वैल्यू हेजेस एंड कैश फ्लो हेजेस। फेयर वैल्यू हेजेस और कैश फ्लो, बेसिकली हेज अकाउंटिंग भी आपके लिए नया टॉपिक आ गया। अब इम्पेयरमेंट कैसे होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, डिस्कस एंड अप्लाई द ट्रीटमेंट ऑफ परचेज्ड और ओरिजिनेटेड क्रेडिट इम्पेयर्ड फाइनेंशियल एसेट्स, ये सारा हमने पढ़ना है। देखो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टॉपिक का आपने रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है, ठीक है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी हमने काफी हद तक कवर कर ली थी। जो नया पार्ट आएगा आपका वो आएगा हेजिंग और एम्बेडेड डेरिवेटिव्स का, और रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स भी हमारा नया पार्ट है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लीजेस के बारे में। लीजेस भी हमने पढ़ी हुई है। अब लीजेस में हमने क्या डिस्कस करना है, डिस्कस एंड अप्लाई द लेसी अकाउंटिंग requirements of leases including identification of lease and measurement of right of use asset and liability, ROU asset ये देखो लीज के केस में कौन सी पार्टी कब एसेट रिकॉग्नाइज करेगी, क्या एसेट रिकॉग्नाइज करेगी, कितनी वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेगी, वो हमने देखना है। क्योंकि इस टॉपिक में क्या होता है, लीजेस के केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, सिर्फ उसको राइट जो उसका यूज करने का राइट है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो अब जो लेसी है जो उसको लीज पे ले रहा है वो इसको कैसे अकाउंट फॉर करेगा वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट्स, डिस्कस एंड अप्लाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स।
और डिफाइन बेनिफिट प्लान्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है। Gains and losses of settlements and curtailments account for asset ceiling test and reporting of actuarial gains and losses। ठीक है, ये सब हमारी एम्प्लॉय बेनिफिट्स में कवर होंगे। नेक्स्ट इनकम टैक्सेस। इनकम टैक्सेस में आपने ये पढ़ना है कि कब मैं डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज करूंगी। डेफर्ड टैक्स क्या होता है, देखो एक कंपनी का ईयर एंड हुआ, उसके बाद उसने टैक्स जो है वो अपना एस्टिमेट किया, उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो एक्चुअली में टैक्स पे होता है, ठीक है, या वो हमने एस्टिमेट करना होता है। उसके बाद जो एक्चुअली में टैक्स जो पे हुआ उसमें कुछ डिफरेंस आता है, वो हम अंडर और ओवर प्रोविजन क्या होता है, कैसे क्रिएट करना है प्रोविजन, अंडर और ओवर प्रोविजन हो गया, वो सब पढ़ेंगे। दूसरी बात इसमें क्या पढ़ोगे, इसमें हमने पढ़ना है कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कुछ क्रिएट होती हैं। अब डेफर्ड टैक्स एसेट्स या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज होती क्या है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का मतलब ये है कि आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैं इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का ही एग्जाम्पल लेती हूँ। हमारे जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन हमें 5 इंस्टॉलमेंट्स में वो होते हैं, चार्जेबल होते हैं, वो 5 इंस्टॉलमेंट्स में हमें मिलते हैं। ठीक है, अब कंपनी ने जितने भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किए वो अकॉर्डिंग फॉर द टैक्स पर्पस जो हम P&L बनाते हैं उसमें 5 इंस्टॉलमेंट्स में डालते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारा अकाउंटिंग का प्रॉफिट आएगा और फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स का प्रॉफिट आएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। अब हो सकता है इन फ्यूचर मेरी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए इस डिफरेंस की वजह से या डिक्रीज हो जाए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसी को अकाउंट फॉर करना है। ठीक है, मुझे इसी को क्या करना है, अकाउंट फॉर करना है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ठीक है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन हम तब पढ़ेंगे जब आपका चैप्टर कवर होगा। प्रोविजंस, कॉन्टिजेंसीज, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। इसमें क्या पढ़ोगे, इसमें ये हमने रिकॉग्नाइज करना है कि प्रोविजन मुझे कब कब बनाना है, कॉन्टिजेंसीज क्या होती हैं, कौन से इवेंट्स कॉन्टिजेंसीज लेके आएंगे, कॉन्टिजेंट एसेट, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कब कब रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है, वो सारे इसमें हम टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा शेयर बेस्ड पेमेंट का टॉपिक। ठीक है, अब देखो शेयर बेस्ड पेमेंट का जो टॉपिक है ना, ये आपने अपने एफआर के सिलेबस में कवर नहीं किया हुआ, ये आपके लिए नया टॉपिक होगा। ठीक है, अब शेयर बेस्ड पेमेंट का टॉपिक जो है वो, इससे हमें क्या पता लगता है कि इसमें कुछ पेमेंट्स, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कंपनी के शेयर की वैल्यू पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, आइदर एट द फ्यूचर वैल्यू और एट द प्रेजेंट जो भी चल रही है। ठीक है, तो उस केस में मुझे उनको पेमेंट्स को कैसे अकाउंट फॉर करना है वो आ जाएगी आपकी शेयर बेस्ड पेमेंट्स में। रिकॉग्नाइज एंड मेजरमेंट ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस, अकाउंट फॉर अगर इसमें कोई ट्रांजैक्शंस में मॉडिफिकेशंस हुई है, कैंसिलेशन हुई है या सेटलमेंट हुई है तो वो कैसे करोगे। ठीक है, डन हो गया। अब नेक्स्ट फेयर वैल्यू मेजरमेंट। फेयर वैल्यू मेजरमेंट में आपने IFRS 13 अपना कवर किया था कि फेयर वैल्यू किस किस तरह से मेजर करते हैं। अब इसमें भी आप क्या कवर करोगे कि फेयर वैल्यू पहले तो होती क्या है, फिर उसके बाद फेयर वैल्यू मेजरमेंट की डेफिनेशन कवर करोगे जिसमें एक्टिव मार्केट का कंसेप्ट आता है। ठीक है, एक्टिव मार्केट का कंसेप्ट आता है कि फेयर वैल्यू मतलब जब दो पर्संस जो कि रिलेट नहीं करते आपस में और वो एक्टिव मार्केट में जाते हैं फॉर द परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो उसको मैं फेयर वैल्यू कहती हूँ। अब एक्टिव मार्केट क्या होगा इसका मीनिंग हम देखेंगे। फिर फेयर वैल्यू हायरार्की। फेयर वैल्यू हायरार्की 3 लेवल्स होते थे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। ठीक है, फर्स्ट लेवल में हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा था, सेकंड लेवल में कम था, थर्ड लेवल में बिल्कुल भी नहीं हम रिलाई कर सकते थे। फर्स्ट लेवल कौन सा था, फर्स्ट लेवल था आपका जिसमें हमने ये देखना था कि एक्टिव मार्केट में हमारा बिल्कुल सेम एसेट पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू मुझे फेयर वैल्यू मिल जाएगी। दूसरी बात, सेकंड लेवल कौन सा होता था, सिमिलर एसेट की वैल्यू मिलती थी। थर्ड लेवल मुझे एस्टिमेट करनी पड़ती थी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक भी आपके लिए नया होगा इस सब्जेक्ट का, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज। ठीक है, देखो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में हमने पढ़ना है, देखो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं। ठीक है, ये जो एंटरप्राइजेस होती हैं
इनका एक क्राइटेरिया होता है बेस्ड ऑन टर्नओवर, हम इनको क्लासिफाई करते हैं एसएमईज, ठीक है। अब एसएम बेस्ड ऑन टर्नओवर जो है हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं। अब इनके लिए फुल आईएफआरएस अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसीलिए वो ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं की डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिटवीन फुल आईएफआरएस स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस फॉर एसएमईज। दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ कहाँ डिफरेंस आएगा, कहाँ कहाँ अप्लाई कैसे करना है। दूसरी बात, सिंप्लीफिकेशंस क्या क्या दी हुई हैं आईएफआरएस में फॉर एसएमईज, ठीक है। अब अदर रिपोर्टिंग इश्यूज में डिस्क्लोजर्स दोगे गवर्नमेंट ग्रांट्स के, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस जो रिसीव हुई है। फिर डिस्कस एंड अप्लाई द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द इनिशियल रिकॉग्निशन एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज और इंटरिम रिपोर्ट्स क्या होती हैं। Discuss and apply the judgments required in selecting and applying the accounting policies, accounting for changes in estimates and correction of prior period errors, ठीक है। अदर रिपोर्टिंग इश्यूज में मेरे को बेसिकली एक तो गवर्नमेंट ग्रांट का डिस्क्लोजर कैसे देना है ये पता लगाना है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर एसेट कब, बायोलॉजिकल एसेट में कब मेजर करती हूँ, किस तरह से इनिशियली मेजर करूंगी, क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ये मेजर करती हूँ, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस बेस पे होगी। जैसे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, देखो जब हमने अपने स्टैंडर्ड्स पढ़े एफआर में, उसमें हमने देखा था कि हर एक स्टैंडर्ड एक एसेट्स पे बेस्ड था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका हम कोई भी आईएएस ले लेते हैं, जैसे आईएएस 16 है, आईएएस 16 था आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक पढ़ते थे हम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया और एक सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्राइटेरिया, ठीक है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में मतलब कब मुझे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। इसमें मैं ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में ये पढ़ती थी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी जब मैं पीपीई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करूंगी। मेजरमेंट क्राइटेरिया में मैंने ये पढ़ना है कि जब एक पीपीई, जब एक एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर लेती है, उसके बाद मुझे मेजर कैसे करना है, ठीक है, आइदर सब्सिक्वेंट और इनिशियली, ठीक है। ये हमने बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का भी आप में पढ़ेंगे। फिर इंटरिम रिपोर्ट्स क्या होती हैं, ये सब सारा हमने कवर करना है अदर रिपोर्टिंग इश्यूज में। पार्ट डी आपके सिलेबस का पार्ट डी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एंटिटीज, ठीक है। अच्छा, अब कंसोलिडेशन इसमें इंट्रोड्यूस होगी आपकी। अच्छा, इन डिटेल कंसोलिडेशन आपने एफआर में कवर किया हुआ, ठीक है। हमने क्या क्या कवर किया हुआ है, सबसे पहले बेसिक्स, फिर फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे कंसोलिडेट करना है, थर्ड पी एंड एल, डिस्पोजल्स के बारे में पढ़ा था, बट इसमें समवट डिफरेंट है एसबीआर में। ग्रुप अकाउंटिंग इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, अब उसमें हमने पी एंड एल तक कंसोलिडेशन सीखी थी, इसमें हम सीखेंगे कैश फ्लोज को कैसे कंबाइन करना है वो। Discuss and apply the principles behind determining whether a business combination has occurred. Discuss and apply the method of accounting for a business combination, including identifying and acquirer, the principles in determining cost of business combination. Apply the recognition and measurement criteria for identifiable acquired assets and liability. ठीक है। डिस्कस एंड अप्लाई द अकाउंटिंग फॉर गुडविल एंड एनसीआई, कर चुके हो ऑलरेडी, आता है आपको, ठीक है। कंसोलिडेशन में हमने देखा था कि गुडविल जो है वो किस तरह से रिकॉग्नाइज करनी है, 5 वर्किंग नोट्स बनते थे हमारे, ठीक है। और एनसीआई कैसे मेजर करना है, एनसीआई को मेजर करने के 2 मेथड्स थे, कौन कौन से, एक तो फेयर वैल्यू मेथड और नेक्स्ट प्रपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स, ठीक है। इसमें दोबारा एक बार हमारा रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस कॉम्बिनेशंस के क्या क्या है, कंट्रोल प्रिंसिपल क्या है, कब मैं मानूंगी कि कंट्रोल मेरा पास ऑन हो गया और अल्टीमेटली पेरेंट सब्सिडियरी का रिलेशनशिप सेट होगा। डिटरमिन एंड अप्लाई द एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स टू बी यूज्ड इन प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिस्कस एंड अप्लाई द इम्प्लीकेशन ऑफ चेंजेस इन ओनरशिप इंटरेस्ट एंड लॉस ऑफ कंट्रोल, ये टॉपिक आपके लिए नया है, ठीक है। अब ये हमने एफआर में अपने कवर नहीं किया था। ओनरशिप इंटरेस्ट एंड लॉस ऑफ कंट्रोल कब होगा, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, देखो
लॉस ऑफ कंट्रोल मतलब मैंने पेरेंट ने सब्सिडरी का 80% शेयर एक्वायर किया हुआ था, अब पेरेंट ने सब्सिडरी का मान लो 20% शेयर जो है वो सेल कर दिया, तो हमारे पास शेयर कितना रह गया 60। एनसीआई का शेयर 20 से 40 पे इंक्रीज हो गया, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो हमने देखना है लॉस ऑफ कंट्रोल में। Prepare group financial statements where activities has been discontinued or have been acquired. Discuss and apply the treatment of subsidiary which has been acquired. Identify and outline the circumstances in which a group is required to prepare consolidated financial statements. कब कब exemption मुझे मिलेगी consolidated financial statements में, इसमें वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है एसोसिएट्स एंड जॉइंट अरेंजमेंट की बात। एसोसिएट्स और जॉइंट अरेंजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, ठीक है। एसोसिएट्स और जॉइंट अरेंजमेंट में देखो हमने ये होता है कि पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन, फिर नेक्स्ट एसोसिएट का, फिर नेक्स्ट जर्नल इन्वेस्टमेंट्स। पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन कब आता था, जब आपके पास मोर देन 50% कंट्रोल आ जाए एसेट का, सॉरी एंटिटी का, ठीक है। अगर आपके पास कंट्रोल की परसेंटेज 20 to 50 है तो वो एसोसिएट एंटिटी कहलाती थी, वो हमारे ग्रुप में नहीं आती थी, आउटसाइड द ग्रुप ही रहती थी वो, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उसमें होता है 20 to 50% में हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर लेस देन 20% है तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं सिंपली, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, एसोसिएट एंटिटीज क्या होती हैं, एसोसिएट एंटिटीज के लिए इक्विटी मेथड आपका अप्लाई होता है। वो इक्विटी मेथड कैसे अप्लाई करना है वो आएगा। अप्लाई द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट्स, एसोसिएट्स की अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये इक्विटी मेथड अप्लाई कैसे करोगे। ज्वाइंट कंट्रोल प्रिंसिपल्स, ज्वाइंट अरेंजमेंट्स, ज्वाइंट अरेंजमेंट्स मतलब जिसमें ज्वाइंट वेंचर्स आते हैं, ठीक है, वो होगा। प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टीज टू द ज्वाइंट अरेंजमेंट। नेक्स्ट आ गया चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर। अगर ग्रुप स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो रहा है तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करोगे, और फॉरेन ट्रांजैक्शंस और एंटिटीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अच्छा, अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हमने पढ़ना है कि डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में कैलकुलेट करती हूँ, उसको एनालाइज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अर्निंग पर शेयर मैंने कैलकुलेट किया, किन कंडीशंस की वजह से, किन सर्कमस्टांसेस की वजह से मेरा अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हुआ। अगर कुछ ऐसा हुआ इन फ्यूचर, देखो हमने जो ईपीएस है वो 2 तरह का पढ़ा हुआ है। कौन सा, 2 टाइप्स का ईपीएस पढ़ा हुआ है आपने, कौन सा, एक बेसिक अर्निंग पर शेयर, एक डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अब हम डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में क्या पढ़ते थे, देखो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब एक शेयर पे मुझे कितनी अर्निंग्स हो रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद हमने अर्निंग पर शेयर में ये पढ़ना है कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस होंगे। देखो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में क्या था, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में था कि इन फ्यूचर अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए तो आपका ईपीएस अल्टीमेटली डाउन हो जाएगा। इंक्रीज किस तरह से हो सकते हैं, इंक्रीज होंगे, मान लो आपके कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर रखे हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कुछ इशू कर रखे हैं, कन्वर्टेबल लोन्स इशू कर रखे हैं, वो आगे एक्सपायर होने वाले हैं। अब वो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे उसके, तो हम उसका इफेक्ट लेके ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या इफेक्ट होगा। मतलब इसमें ना ई पार्ट में जनरली एसीसी आपका एनालिसिस पार्ट देखना चाहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट है लास्ट आपका एफ पार्ट, द अकाउंटिंग, द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस एंड पोटेंशियल चेंजेस इन अकाउंटिंग रेगुलेशंस, क्या क्या चेंजेस हैं। डिस्कशन ऑफ सॉल्यूशन टू करंट इश्यूज इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। डिस्कस एंड अप्लाई अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए उनका फर्स्ट टाइम अडॉप्शन कैसे हुआ, कैसे कंपनी स्विच हुई, ठीक है। अब आइडेंटिफाई इश्यूज एंड डेफिशिएंसीज व्हिच हैव लेड टू प्रपोज चेंजेस, क्या क्या मतलब डेफिशिएंसीज थी पुराने स्टैंडर्ड्स में जिसकी वजह से नए स्टैंडर्ड्स लाने पड़े बोर्ड को। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ करंट इश्यूज इन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, this learning outcome may be tested by requiring the application of one or more existing standard to an accounting issue, ठीक है। सो बेसिकली हमने ये सारा आपके सिलेबस में कवर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट,
नेक्स्ट पार्ट आपने जो कवर करना है वो है आपका, अच्छा नेक्स्ट पार्ट हमने जो डिस्कस करना है वो है आपका एग्जामिनेशन फॉर्मेट। ठीक है, अब एग्जामिनेशन फॉर्मेट में क्या डिस्कस करोगे, मतलब सॉरी, एग्जामिनेशन फॉर्मेट जो है वो हमारा किस तरह से आएगा। देखो हमारे पेपर के ना दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, अब इसमें हमारा जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों 50-50 मार्क्स के आएंगे आपको। ठीक है, दूसरी बात, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस कवर होंगे जो कि टोटल 50 मार्क्स का बन जाएगा आपका। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या ही दिया कि फर्स्ट क्वेश्चन जो वो होगा वो ग्रुप एंटिटीज से बेस्ड होगा, मतलब जो अभी हमने कंसोलिडेशन वगैरह वाला पार्ट कवर किया उस पे। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि एक्सट्रैक्ट एंड इज लाइकली टू रिक्वायर कंसीडरेशन ऑफ सब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज भी उसमें कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा, कैंडिडेट शुड अंडरस्टैंड दैट इन एडिशन टू द कंसीडरेशन ऑफ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रुप अकाउंटिंग अ डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज नंबर विल आल्सो बी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये पार्ट आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, इसका मतलब एसीसी है आपसे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ही सिर्फ डिस्कस करना नहीं चाहता, कैलकुलेशन नहीं करनी है आपने, आपने एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन भी करनी है, एक तरह से उनको करके देनी है, किसकी, नंबर्स की। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें वो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन या एथिकल इम्प्लीकेशंस दे सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक इवेंट पे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हो गए ये भी। सेक्शन बी है आपका, 2 क्वेश्चंस आएंगे इसमें भी, और ये सेक्शन बी का ना एसीसी ने कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं दिया क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कि इसमें से ही हम पूछेंगे, पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आ सकता है ये। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस which may be scenario or case study or essay based and will contain both discursive और computational part। computational और discursive मतलब आपने दोनों हो सकते हैं या दोनों में से एक भी हो सकता है। कंप्यूटेशनल पार्ट कैलकुलेशंस करके देनी है, प्लस डिस्कर्सिव मतलब डिस्कशन वाला भी हो सकता है। ठीक है, सेक्शन बी could deal with any aspect of the syllabus but will always include either a full question or part of a question that requires the appraisal of financial or non-financial information from either the preparers or another stakeholder perspective। ठीक है, कवर हो गया। अब हमने इस वीडियो में आपका देखा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस होंगे, क्या क्या हमने किया हुआ है और क्या क्या उसमें एडवांसमेंट्स हुई हैं टॉपिक्स में, चैप्टर्स के डिस्कशन की इन डिटेल कि चैप्टर्स के टॉपिक्स क्या क्या हैं, प्लस हमने एग्जाम पैटर्न देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 1 एसबीआर का स्टार्ट करेंगे, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे ही है वो। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1, ये वीडियो यहीं तक एंड होती है। थैंक यू।